चलिए लेट्स सी आज में क्या देखते हैं। All right. So apparently we are done with some of the major content from this particular chapter. And अब roughly आपका 80% चैप्टर तो आपका खत्म हो चुका है. I would say लगभग 90% चैप्टर आपका खत्म हो चुका है. All we are remaining with the factors affecting photosynthesis और कुछ उसके अलावा और भी कुछ supplementary topics इसमें होंगे जो हम यहाँ पे कवर करेंगे. उसके पहले कुछ चीजों का आपको हमेशा रिवीजन करना होगा और आपको याद रखना पड़ेंगे. वो आपकी चीजें होंगी लाइक योर C3 प्लांट्स. इनको आपको हमेशा याद रखना है कि इनके अंदर पाथवे क्या होता है, साइकिल क्या होता है. देन यू हैव डन योर C4 प्लांट्स. देन वी हैव आल्सो सीन योर chem प्लांट्स. And after that we have observed something like your photorespiration. तो ये कुछ चीजें हमने इस क्लास में कवर की है. These are the things we have covered in the class. अब आप मुझे बताइए इन चारों में से, या इन चारों को अगर हम सेपरेटली यहाँ पे देखते हैं तो आपका इन सब में से सबसे पहला मेरा स्टेबल कंपाउंड जो मेरा बनता है OAA, राइट, वो C3 और C4 में से किसमें मिलेगा मुझे बनते हुए? C3 या C4 में से OAA क्या मिलेगा? C4 will have this oxaloacetic acid आपका सबसे पहले यहाँ पे आपका बनेगा, राइट. C3 में सबसे पहले क्या बनता है स्टेबल कंपाउंड? 3P, राइट. फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका यहाँ पे ये बनेगा, राइट. देन अगर हम बात करते हैं हमारे C4 प्लांट्स की, तो यहाँ पे आपका केल्विन साइकिल कहाँ पे होगा? वेयर आई विल फाइंड द केल्विन साइकिल विल ऑपरेट? बंडल शीट सेल के अंदर आपका ये केल्विन साइकिल आपका यहाँ पे ऑपरेट करेगा. सो यहाँ पे आपका होता है आपका केल्विन साइकिल. बिल्कुल सही. सो ये सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है बट आपको ये याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे हमेशा, ठीक है. देन इफ आई आस्क यू अबाउट द कैम प्लांट्स, सो कैम प्लांट्स आपको कौन से हैबिटेट पे आपको मिलेंगे देखने के लिए? एरिड राइट. एरिड कंडीशंस के अंदर मुझे ये मिलेंगे मेरे देखने के लिए. सो हॉस्टाइल कंडीशन होती है, पानी की कमी होती है, वहां पे मुझे मिलेंगे देखने के लिए. फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो आपका फोटो रेस्पिरेशन जब आप करते हो तो इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ C2 साइकिल. वी आल्सो कॉल इट एज अ C2 साइकिल. आप मुझे ये बताइए ये C2 साइकिल जो आपका यहाँ पे होता है ये नाम इसको क्यों पड़ा? व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज अ C2 साइकिल? क्या बनता है यहाँ पे जो 2 कार्बन से बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट. यस, यहाँ पे आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट आ जाएगा. And because of that, we are going to call them as a C2 cycle. आप इसे यहाँ पे बोल देते हो, ठीक है. So ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो. That is also one thing you can know. So these are the few things you have to like. सारे साइकिल्स आपको अच्छे से याद रखना है और क्या डिफरेंस इन सब के अंदर वो आपको याद रखना है. याद रखना फोटो रेस्पिरेशन कभी भी आपका C4 प्लांट्स में आपको होते हुए नहीं मिलेगा. So these are the things should be very much clear to you. Now let's start with the factors affecting photosynthesis. तो जब हम समझते हैं कि यार कौन से मेरे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मेरे फोटोसिंथेसिस को, उसके रेट को, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन हैव समथिंग लाइक योर इंटरनल फैक्टर्स and you will have something like your external factors. तो अगर मैं इंटरनल फैक्टर्स की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यू कैन हैव समथिंग लाइक योर क्लोरोप्लास्ट नंबर. क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है ये एक फैक्टर हो सकता है. नंबर ऑफ लीव्स इन द ट्री ये एक इंटरनल फैक्टर है. देन यू कैन हैव अ नंबर ऑफ क्लोरोफिल. अब ये सारे जो आपके फैक्टर हैं कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है, लीव्स का नंबर कितना है, क्लोरोफिल का नंबर कितना है, ये सारे जेनेटिक फैक्टर है. मतलब बेसिकली प्लांट का डीएनए ही डिसाइड करता है कि कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, कितने लीव्स होंगे, कितने क्लोरोफिल होंगे. ये सारे आपके इंटरनल फैक्टर यहाँ पे होते हैं और ये आपका कंट्रोल करते हैं आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. सो दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू कंट्रोल द फोटोसिंथेसिस बेसिकली. तो अगर ये फैक्टर आपके लाइक कम या ज्यादा होते हैं तो आपके फोटोसिंथेसिस के ऊपर इसका अफेक्ट होता है, राइट. अगर नंबर ऑफ लीव्स आपके ज्यादा हुआ है, मोर फोटोसिंथेसिस. अगर कम हुआ है
देन यू विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो ये है मेरे सारे यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स। क्लोरोप्लास्ट के नंबर कितने हैं, क्लोरोफिल का नंबर कितना है, नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, क्लोरोफिल के टाइप कितने हैं, राइट। सो ऑल दोस थिंग्स डिटरमाइन आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट ये सारे मेरे यहाँ पे इंटरनल फैक्टर। हम जिन फैक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे वो आपके होंगे यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनके तरफ हम यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे। लाइक यू कैन हैव समथिंग लाइक योर लाइट एज अ एक्सटर्नल फैक्टर। देन आपका यहाँ पे हो सकता है आपका टेम्परेचर, एक एक्सटर्नल फैक्टर। यू कैन हैव योर CO2 concentration, and then you can have something like your water concentration. ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे होती है एज अ एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर सकती है। मतलब इनका कम होना ज्यादा होना बिल्कुल अफेक्ट करेगा आपके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। सो आज का हमारा क्लास के दौरान हम लोग यही सीखेंगे कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, लाइक हाउ दिस फैक्टर विल हैव इम्पैक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस। ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। सो लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो हमारी स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लाइट। सो वी विल स्टार्ट अवर स्टोरी यूजिंग एज अ लाइट एज अ एक्सटर्नल फैक्टर। अब जब भी मैं लाइट की बात करता हूं तो इसके अंदर हम इसे दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक आप इसे बोल सकते हो एज अ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और एक आप यहां पे बोल सकते हो एज अ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट को। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज माय ड्यूरेशन ऑफ लाइट। देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको काफी लंबे टाइम के लिए लाइट चाहिए होती है। सम प्लांट्स आर गोइंग टू नीड अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट, और तभी उनके अंदर फ्लावरिंग होगा, तभी उनका लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा। तो ऐसे प्लांट्स को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ लॉन्ग डे प्लांट्स। सच प्लांट कैन बी कॉल्ड एज माय लॉन्ग डे प्लांट्स। सो याद रखना लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको जनरली चाहिए होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जो आपको मिल सकती है समर मंथ के अंदर। आप अगर देखोगे समर मंथ के अंदर आपके डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है, तो ये प्लांट्स जनरली समर मंथ के अंदर आपके ग्रो करेंगे, फ्लावर करेंगे। सो दीज आर माय लॉन्ग डे प्लांट्स। सो अगर मेरे प्लांट को लंबी लेंथ के डे चाहिए, लंबे ड्यूरेशन का लाइट चाहिए ड्यूरेशन का, देन दीज आर कॉल्ड एज माय लॉन्ग डे प्लांट्स। अगर आपके प्लांट्स हैं जो शॉर्ट डे के अंदर या मैं कहूंगा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट के अंदर भी फ्लावरिंग कर सकते हैं, तो उन्हें बोलता हूं मैं यहाँ पे एज अ शॉर्ट डे प्लांट। आई विल कॉल देम एज अ शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट्स आपके वो होते हैं जिनको जनरल इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, दे नीड अ शॉर्टर डे लेंथ एंड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ नाइट। इनको एक छोटा डे लेंथ चाहिए होता है, इनको ज्यादा लंबा डे लेंथ नहीं चाहिए होता, इनको लंबी नाइट चाहिए होती है ताकि अपना फ्लावरिंग कर सकें। तो जनरली आपको कौन से सीजन के अंदर आपको शॉर्ट डे प्लांट्स मिल सकते हैं? जो भी चल रहा है विंटर सीजन आपका होता है, उसके अंदर आपको शॉर्ट डे प्लांट्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। सो विंटर सीजन में व्हाट यू गेट टू सी दैट यू हैव अ शॉर्टर डे लेंथ एंड यू हैव अ लॉन्गर नाइट, सो दैट इज कॉल्ड एज माय शॉर्ट डे प्लांट। तो इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। उसके बाद यू विल हैव समथिंग लाइक योर डे न्यूट्रल प्लांट। उसके बाद यू कैन हैव समथिंग लाइक अ डे न्यूट्रल प्लांट। अब डे न्यूट्रल प्लांट बेटा वो प्लांट्स होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे लॉन्ग डे हो या शॉर्ट डे हो, उनके अंदर वैसे ही फ्लावरिंग हो जाती है। सो इनका लाइट के ऊपर, लाइक इनके ड्यूरेशन के ऊपर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। लाइट के ड्यूरेशन का कोई इन्फ्लुएंस इनके ऊपर नहीं होगा, एंड दीज आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। तो याद रखना ड्यूरेशन आपका डिटरमाइन करता है कि आपका लाइक प्लांट्स आपके कौन से आपके टाइप्स के आपके हो सकते हैं, और ये आपका लाइक मैटर भी करता है। अगर आप देखोगे तो कुछ आपके प्लांट्स होते हैं जो आपके सिर्फ विंटर में ग्रो करते हैं, यू डोंट फाइंड देम इन समर। सिमिलरली कुछ प्लांट्स आपके होंगे जो आपके सिर्फ समर में ग्रो करेंगे, विंटर में आपके वो ग्रो नहीं करते हैं। सो दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये मैटर करता है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। जैसे एक एग्जाम्पल आपका दे दिया हमने, गाजर हो गए। गाजर अभी आपको मिल जाएंगे, काफी भर भर के आपको मिल जाएंगे। समर मंथ में आपको गाजर ग्रो करते हुए आपको नहीं मिलते। सो अगेन दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय शॉर्ट डे प्लांट। कैरेट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय शॉर्ट डे प्लांट। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कितना लाइट उन्हें मिल रहा है उसके बेसिस पे उनके अलग अलग प्लांट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैटर करता है। उसके बाद यू हैव योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि प्लैनेट पे जितनी भी सनलाइट आ रही है,
प्लैनेट पे जितनी भी आपकी सनलाइट आ रही है आपके अर्थ के ऊपर, उसमें से 10% सनलाइट आपकी इनफ होती है आपके प्लांट्स के लिए. सो 10% ऑफ द सनलाइट विच इज फॉलिंग ऑफ द टोटल सनलाइट विच इज फॉलिंग ऑन द प्लैनेट is going to be enough for plants. वो इनफ होते हैं आपके प्लांट्स के लिए ताकि वो अपना खाना बना सके, ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सके. सो अगर देखा जाए तो जितनी भी आपकी लाइट आ रही है प्लैनेट के ऊपर, जितनी भी लाइट आपकी अर्थ के ऊपर आ रही है, उसमें से 10% ऑफ द लाइट हम यूज करके हमारा सैचुरेशन हम अटेंड कर सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट, सिर्फ 10% लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और इतने परसेंट लाइट के अंदर आपके जो प्लांट्स होते हैं दे कैन अंडरटेक द सैचुरेशन. उनके अंदर आपको सैचुरेशन होते हुए आपको मिल जाएगा. तो जब मैं कह रहा हूं कि इतने परसेंट लाइट के अंदर आपका सैचुरेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, इफ यू आर फाइंडिंग कि इतने परसेंट लाइट के अंदर आपका सैचुरेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इतने कम अमाउंट के अंदर भी अपना प्लांट आराम से अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है पूरे तरीके से. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट यू नीड टू हैव. इतना ही आपको लाइट चाहिए होता है और इसे यूज करके प्लांट्स अपना सैचुरेशन कर लेते हैं, मतलब अपना पूरा खाना यहाँ पे वो लोग अपना बना लेते हैं. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. सो दिस इज द ओनली अमाउंट ऑफ लाइट यू नीड टू हैव. तो अगर सही मायने में देखा जाए ना, तो लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता. लाइट वेरी रेयरली बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर. इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि काफी रेयर केस में ऐसा होता है कि लाइट कम नहीं मिल नहीं रही प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए. ऐसा बहुत रेयर केस के अंदर होता है. जनरली लाइट आपकी हमेशा अवेलेबल होती है क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ लाइक यू नीड टू हैव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो दैट इज व्हाई याद रखिएगा, लाइट रेयरली बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर. लाइट रेयरली becomes a लिमिटिंग फैक्टर. इसका मतलब यहाँ पे कि काफी रेयरली ऐसा होता है कि लाइट ना होने की वजह से आपका फोटोसिंथेसिस आपका नहीं हो पा रहा, क्योंकि जनरली लाइट आपकी हमेशा रहती है. लिमिटिंग फैक्टर. अब यहाँ पे आप जैसे एक तरीके से सोच सकते हो, आपने देखा भी होगा कई सारे आपके प्लांट्स होते हैं जो घर में ग्रो करते हैं, मतलब इंडोर प्लांट्स होते हैं. यू डोंट इवन हैव टू कीप देम इन द बालकनी. कई सारे आपको इंडोर प्लांट्स आपको मिल जाए, तो आप इंडोर अगर आप रखते हो उन्हें, वो आराम से आपके यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, काफी इजीली आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. सो दैट मीन्स व्हाट, उनकी लाइट की रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज्यादा है नहीं. एंड दैट इज ट्रू फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स. उनकी लाइट की रिक्वायरमेंट जो भी है वो उनकी फुलफिल हो जाती है, राइट. और अगर उनकी फुलफिल हो रही है तो वो आराम से अपना वहां पे फोटोसिंथेसिस ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. अब आप मुझे बताइए सोच के, कौन सी कंडीशन हो सकती है जहां पे सनलाइट आपके प्लांट्स को नहीं मिल रही? विच कैन बी द कंडीशन ओवर हियर? डेप्थ ओशन भी. ठीक है, ओशन के डेप्थ में हो सकता है. ठीक है, आई कैन से दैट ओशन के डेप्थ के अंदर एक रीजन हो सकता है. उसके अलावा बहुत बढ़ती है. जब क्या होती है? जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है सर. आपके यहाँ पे जहाँ पे यू हैव अ क्लाउडी कंडीशंस, वेयर यू हैव अ क्लाउडी कंडीशंस, वेयर यू हैव अ क्लाउडी कंडीशन, व्हेन यू हैव अ क्लाउडी डे. अगर बहुत ज्यादा घने बादल आ चुके हैं तो वो टाइम पे थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है आपके प्लांट्स के ऊपर. अगर बहुत ज्यादा घने बादल हैं और वो काफी टाइम तक रहते हैं आपके उस एरिया के अंदर, देन यू माइट पॉसिबली फाइंड कि थोड़ा सा इंपैक्ट वहां पे हो सकता है, राइट. तो वो टाइम पे आप देखेंगे कि हाँ शायद लाइट का फिर इन्फ्लुएंस वहां पे हो. बट जनरली लाइट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनफ रहती है आपके प्लेनेट पे ताकि आपके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाए. ठीक है. और जैसे वरुण ने यहाँ पे बोला ओशन के डेप्थ के अंदर, हाँ ओशन के डेप्थ के अंदर लाइट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ओशन के डेप्थ के अंदर एक सर्टेन लेवल तक आपकी लाइट पहुंचेगी, उसके बाद आपकी लाइट नहीं पहुंचती, तो वहां पे तो आपका वैसे भी आपको कोई प्रोड्यूसर मिलेगा भी नहीं. ठीक है. बट यस, ओशन के डेप्थ के अंदर यू माइट फाइंड लाइट माइट थोड़ा वहां पे लिमिटिंग फैक्टर आपका बन सकता है. बट जनरली क्योंकि वहां पे कोई प्लांट्स आपको मिलते ही नहीं है ओशन के डेप्थ में, इसलिए वो हमारे लिए कंसर्न नहीं बनता. आप जानते हो कि आपका जो आखिरी प्लांट आपको मिलेगा ओशन के डेप्थ में, वो आपका होगा वहां पे रेड एल्गे, राइट. जहां पर आपकी ब्लू एंड योर ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको पहुंच रहा होगा और उसे यूज करके वो अपना खाना बना रहा होगा. ठीक है. उसके बियॉन्ड आपको मिलते ही नहीं है प्लांट्स, राइट. तो याद रखना, दीज आर द रीजंस, दीज आर द कंडीशंस इन विच यू कैन फाइंड लाइट कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर. मतलब तब आपका ये कंसर्न हो सकता है, बट जनरली ये कंसर्न नहीं होता लाइट का. ठीक है. अब आपको मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम बताऊंगा. आई वोंट से द नेम ऑफ द प्लांट्स, बट कुछ एक कैटेगरी होता है प्लांट्स का जिसे हम कहते हैं एज अ शेड लविंग प्लांट्स. देयर इज वन ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यू कॉल देम एज अ शेड लविंग प्लांट्स.
शेड लविंग प्लांट्स। अब शेड लविंग प्लांट्स आपके करते क्या है या ये होते क्या है? शेड लविंग प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट के कैनोपी के अंदर ग्रो करते हैं। शेड लविंग प्लांट्स आपके वो होंगे जो दूसरे प्लांट के कैनोपी के अंदर, उनकी छाया के अंदर ये लोग ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं यहाँ पे शेड लविंग प्लांट्स। तो याद रखना, दे ग्रो अंडर द कैनोपी। अब जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्रो अंडर द कैनोपी, समझ जाइए ये वो मेरे स्मॉल स्मॉल प्लांट्स हैं जो बड़े बड़े ट्रीज के छाया के अंदर आराम से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है काफी कम होती है। सो ये भी याद रखना। सो यू हैव दिस वन टाइप ऑफ प्लांट, यू कॉल देम एज शेड लविंग प्लांट एंड दे ग्रो अंडर द कैनोपी। ग्रो अंडर कैनोपी। So that is something you have to know. ये बात आप यहाँ पे ऐड करते हैं। So that should be clear to all of you कि आप कैनोपी के अंदर आपके ग्रो करते हैं। So आप कभी नोटिस करना, अगर आप कोई रेन फॉरेस्ट में अगर आप जाते हो या कोई डेंस फॉरेस्ट में अगर आप जाते हो, तो सनलाइट बहुत कम पहुंच रही होती है फ्लोर तक, बहुत ही कम पहुंच रही होती है। तो वहां पे आपको कुछ प्लांट्स तभी आपको ग्रो करते हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे, काफी हैप्पीली ग्रो करते हुए आपको मिल जाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माई शेड लविंग प्लांट्स। तो ये भी आप यहाँ पे ऐड रखना, राइट। अच्छा, अब लाइट के कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे। हमारा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का लाइक रेंज क्या था? व्हाट वाज द रेंज ओवर देयर? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का आपका रेंज क्या था? PAR का रेंज क्या था? 400 to 450। बताइए। 400 to 720। वेरी ट्रू। 400 से 700 तक हम यहाँ, या 720 तक आप ले सकते हो, या 400 से लेके 700 तक आप यहाँ पे ले सकते हो। नैनोमीटर इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ माई PAR। सो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आपका ये होता है। तो ये बात आप याद रखना, ये वेवलेंथ आपको चाहिए, इतने नैनोमीटर का वेवलेंथ आपको चाहिए, तभी आपका फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें हमारे क्वालिटी ऑफ लाइट की, राइट। आप लाइट के अंदर जो आपकी जो लाइट आ रही है, लाइट विल हैव एवरीथिंग। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट विल हैव नंबर ऑफ थिंग्स, इंफ्रारेड, गामा रे, सब कुछ वहां पे होगा। लेकिन आप क्या यूज करते हो? विजिबल लाइट का ये वाला वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर का जो आपके यहाँ पे वेवलेंथ है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये सब आप भूल नहीं सकते, यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स। और इसी के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस किया जाता है। अब याद रखना, जो 700 नैनोमीटर का जो यहाँ पे वेवलेंथ है, दैट विल बी हैविंग द रेड लाइट, और जो 400 नैनोमीटर का जो यहाँ पे वेवलेंथ है, दैट विल बी हैविंग द ब्लू लाइट। ठीक है। और आप जानते हो, रेड लाइट और ब्लू लाइट वाले एरिया के अंदर आपका सबसे ज्यादा होता है आपका फोटोसिंथेसिस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 500 में आपका बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपकी 500 वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो उसमें भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। यू विल फाइंड ओवर देयर ऑल्सो द फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस। खाना बनेगा वहां पे भी प्लांट का, लेकिन बहुत कम अमाउंट में आपका बनेगा वहां पे। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो, ये जो मेरे दो वेवलेंथ होते हैं 400 से 450 वाले और 650 से 700 वाले, यहाँ पे आपका फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा होगा। इन दिस वेवलेंथ अगर लाइट यूज कर रहा है मेरा प्लांट, यू विल हैव अ मच मोर हायर रेट ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। तो ये एक बात आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। सो दैट इज माय फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्राफ ओवर हियर। और यहाँ पे हम लाइट इंटेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं। अब जनरली क्या होता है ना, कि समझो यू हैव अ वेरी लो लाइट इंटेंसिटी, समझते हैं हम लोग, लाइक अज्यूम करो कि आपकी लाइट इंटेंसिटी आपकी काफी कम है। सो लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ लो लाइट इंटेंसिटी, बहुत कम है आपकी इंटेंसिटी आपकी लाइट की। तो आप क्या करते हो? आप लाइट इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते हो। सो समझो आपके यहाँ पे एक प्लांट है, और उस प्लांट के अंदर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पे यू हैव अ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप अपना लाइट इंटेंसिटी को आप यहाँ पे स्लोली आप अपना यहाँ पे इंक्रीज करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? सो व्हेन यू फाइंड इंक्रीज इन द लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज की जाती है, तो आपको ग्रेजुअली क्या दिखेगा? योर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल आल्सो इंक्रीज। आपका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो आई जस्ट राइट अप एरो, so my rate of photosynthesis will also going to be increase. So rate of photosynthesis भी आपको यहाँ पे होने लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी आपने बढ़ाना यहाँ पे चालू किया, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, कि आपका फोटोसिंथेटिक रेट भी आपका यहाँ पे बढ़ने लगेगा। आपका खाने बनाने का जो प्रोसेस है वो भी आपके यहाँ पे चालू हो जाएगा।
सो दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। अब ये आपका होता है अप टू सर्टेन लेवल तक। ये जो डी वाला जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट पे आने के बाद जितना आपने यहां तक बढ़ा दिया लाइट, जैसे आपकी लाइट अपने यहां तक बढ़ा दी, जैसे आपने इंटेंसिटी आप डी तक आप लेके आ गए, देन व्हाट विल हैपन, आपका एक सैचुरेशन आ जाएगा। यू विल फाइंड, अभी तक आपका इंक्रीज हो रहा था, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, एक आपको यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस विल बी माय सैचुरेशन पॉइंट। सो याद रखना, आफ्टर सम टाइम, after some time there will be saturation, अब सैचुरेशन का यहाँ पे मतलब ये होता है कि अब यहां से अगर आपने लाइट बढ़ाई, यहां से अगर आप लाइट बढ़ा भी लेते हो ना, समझो मैं इसके आगे भी इंटेंसिटी मेरी बढ़ा रहा हूं, अगर इसके आगे भी अगर मैं अपनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अगर यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। मेरा मैक्सिमम मुझे वैल्यू मिल चुका है, अब इसके बियॉन्ड मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेरा इंक्रीज नहीं होने वाला। तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो नो मैटर हाउ मच आई इंक्रीज ओवर हियर, मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा फोटोसिंथेटिक रेट यहाँ पे वही रहेगा, वो उससे के बियॉन्ड नहीं जाने वाला। ठीक है, तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द ग्राफ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। हाँ जी अश्वानी, Yes, आपका sir. क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ऑलराइट, सो ये वाली चीज आप यहाँ पे याद रखना, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद, कि अगर आप यहाँ पे अपना इंक्रीज करो अपना लाइट इंटेंसिटी, यू विल स्टिल फाइंड कि आपका एक सर्टेन पॉइंट के बाद यू विल हैव सैचुरेशन, आप यहाँ पे अटेंड कर लेते हो, एंड देन यू विल नेवर फाइंड द रेट इज गोइंग टू गो बियॉन्ड दिस। ठीक है, तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ग्राफ वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. लड़कियों को समझ आ रहा है? लड़कियों के वाला पार्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा याद रखना, यहाँ पे हमने क्या देखा था, याद रखना ड्यूरेशन ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दिस लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, और यहाँ पे हम इवन ये चीज का ध्यान रखते हैं कि जो भी प्लांट पे लाइट आ रही है उसमें से सिर्फ 10% लाइट आपकी इनफ होती है प्लांट्स के लिए टू अटेंड द सैचुरेशन। दैट मीन्स 10% लाइट यूज करके मेरा प्लांट आराम से अपना फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कर सकता है, काफी इजीली हैप्पीली अपना यहाँ पे खाना वो बना सकता है। सो लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती, और क्योंकि लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लाइट रेयरली बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि एक आपका लाइट आपका कभी भी आपका लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना, राइट। और किस कंडीशन में लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है? ओशन के डेप्थ के अंदर या पे क्लाउडी कंडीशंस हो तब। तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि आपका लाइट यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है, बाकी वैसे तो नहीं होता ही है। उसके अलावा आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं शेड लविंग प्लांट्स। वो प्लांट्स आपके यहाँ पे जो आपके कैनोपी के अंदर ग्रो करते हैं या प्लांट्स के कैनोपी के अंदर काफी हैप्पीली ये लोग ग्रो करते हैं। These are called as my shade loving plants and these are the plants जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। These are the few things you have to know। चलिए आगे बढ़ते हैं। So this is something we have seen about the external factor of light। और याद रखना अगर आप यहाँ पे मेरा लाइट बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा रहे हो लाइट की इंटेंसिटी, तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा बट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट, राइट। उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। बल्कि पता है प्रॉब्लम क्या होगी? अगर आप ये बड़ा बड़ा कर रहे हो, अगर आपने इसे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, लेट्स सुनते हैं कि आपने इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, समझिए यहाँ पे यू हैव इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। अब क्या होगा? आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नीचे आना चालू करेगा। नाउ यू विल फाइंड आफ्टर सम पॉइंट, एक पॉइंट के बाद आपका फोटोसिंथेसिस का वैल्यू आपका नीचे आने लगेगा। सो लेट्स सी व्हाई दैट इज हैपनिंग। सो व्हेन यू हैव अ वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, when you have very high light intensity, very high light intensity, अगर आपकी लाइट इंटेंसिटी अगर आपकी काफी ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी अगर आपकी बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या होगा? सो इस कंडीशन में यू विल गेट टू सी कि आपके क्लोरोफिल विल अंडरगो डीजनरेशन। अगर आपकी लाइट इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा रहती है देन आपके क्लोरोफिल यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। So chlorophyll undergo degeneration. So your chlorophyll will undergo degeneration. और अगर मेरे क्लोरोफिल की यहाँ पे डेथ हो रही है, अगर मेरे क्लोरोफिल की यहाँ पे डेथ हो रही है, देन अल्टीमेटली इससे क्या होगा? यू विल फाइंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू कम डाउन। सो फोटोसिंथेटिक रेट इज गोइंग टू डिक्रीज। सिंपल सी बात है,
अगर आपके क्लोरोफिल ही नहीं है वहां पे, तो कोई भी आपका यहाँ पे मतलब नहीं है, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं आपका वहां पे, हो ही नहीं सकता ना, क्लोरोफिल आप यहाँ पे रहेंगे नहीं। तो ये बात याद रखना, व्हेन यू हैव अ वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, ये आपके डैमेज करता है आपके क्लोरोफिल को, एंड देन फिर आपका रेट आपका यहाँ पे नीचे आएगा, इट्स गोइंग टू डिक्रीज। तो ये बात भी याद रखना। तो ये मत करना कभी आपको अगर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, बड़ा बड़ा कर रहे हो आप लाइट इंटेंसिटी, होप कर रहे हो कि कभी ना कभी तो बढ़ाएगा अपना खाना बनाने का प्रोसेस, ऐसा नहीं होने वाला। आफ्टर सम पॉइंट द क्लोरोफिल विल स्टार्ट डिजेनरेटिंग एंड देन यू विल फाइंड कि आपका ओवरऑल आपका फोटोसिंथेसिस रेट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द लाइट। नेक्स्ट फैक्टर जो मेरा यहाँ पे आएगा, दैट फैक्टर ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय टेम्परेचर। चलिए देखते हैं टेम्परेचर में आपके यहाँ पे क्या होने वाला है। अच्छा, टेम्परेचर स्टार्ट करने के पहले आप मुझे बताओ, आप लोग का हाउस टेस्ट कब से चालू हो रहा है? 15 दिसंबर 50 दिसंबर 8 December. So, कुछ लोग का फर्स्ट वीक से, कुछ लोग का सेकंड वीक से। ठीक है, ऑलराइट। 25 दिसंबर। और किसी का उस दिन तो छुट्टी होती है, उस दिन कौन ले रहा है आपका हाउस टेस्ट? 25 पता नहीं, दिसंबर को। बोला सर ने बोला था। ये अश्वानी है ना? ये कौन है? Who is telling this? Alright, generally उस दिन छुट्टी रहेगी बेटा, 27 को होगा, 27 या 28 को होगा। ओके, चलिए ये देखते हैं यहाँ पे what will be happening with the temperature वाला part. Let's see what you will find happening with the temperature. See, जब भी हम बात करते हैं हमारे टेम्परेचर के बारे में, so you should, I tell you one thing in terms of the enzyme. So enzymes के बारे में बात करूँ तो enzymes के लिए टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। They need to have a right temperature और तभी वो अपना काम कर पाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। अज्यूम करो एक एंजाइम है आपका यहाँ पे, और इस एंजाइम का नाम है एंजाइम ए। ठीक है, अब एंजाइम ए आपका काम करेगा काफी हैप्पीली ओनली इन द रेंज ऑफ लेट्स से 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर मेरा एंजाइम ये काम कर सकता है। समझिए इसका रेंज है। ठीक है, इसी रेंज के अंदर ये आपका काम कर सकता है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ऑप्टिमम रेंज। दिस इज माय ऑप्टिमम रेंज। अगर आप चाहते हो कि वो एंजाइम काम करे आपकी बॉडी के अंदर, सो इट नीड्स टू गेट दिस ऑप्टिमम रेंज, तभी वो काम कर पाएगा। एंजाइम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, आपने बचपन में सुना होगा, आपके माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है बकल कैविटी में, यू कॉल हिम एज अमाइलेज। सुना होगा कभी ना कभी बचपन में, ये मत बोलो नहीं सुना था। 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा। 9th यू हैव दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें आपने ये देखा होगा। यू आल्सो हैव अ चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ प्रोसेस में आपने देखा होगा। You have this amylase in the buccal cavity. याद करिए, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता था। So that is one of the enzyme. Again, हर एक एंजाइम को राइट टेम्परेचर चाहिए होता है तभी वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है, द थिंग विच यू हैव टू नो ओवर हियर इज कि अगर ये टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे एंजाइम को, तो वो अपना काम नहीं करता। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। इफ यू हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, सो इफ यू हैव अ बहुत हाई टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा, यू विल फाइंड द एंजाइम्स विल गेट डीनेचर्ड। आपके जो एंजाइम्स होंगे दे विल गेट डीनेचर्ड। डीनेचर्ड होना मतलब वो टूट जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है देन आपके एंजाइम ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट फंक्शन। अगर आपका टेम्परेचर बहुत लो होता है, इफ यू हैव अ वेरी 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 लो टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है, तो याद रखिएगा इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपके एंजाइम्स एक्टिव हो ही नहीं पाएंगे। इन दैट केस व्हाट यू विल फाइंड, your enzymes will not be active, so are inactive. मतलब वो एक्टिव ही नहीं हो पाते, काम करना चालू ही नहीं करते, सो रहे होते वो। सो याद रखना, अगर एंजाइम्स का अगर टेम्परेचर बहुत लो रहेगा देन योर एंजाइम्स रिमेन इनएक्टिव, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है देन योर एंजाइम्स विल गेट डीनेचर्ड। तो आपको एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर ही आपके एंजाइम्स को काम करते हुए आपको मिलेंगे वो हमेशा। तो ये चीज आपने यहाँ पे देख ली। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एंजाइम ए को रखता हूं एक ऐसे एनवायरमेंट के अंदर जहां पे आपका टेम्परेचर है अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मेरा एंजाइम काम करेगा या नहीं करेगा? इनएक्टिव No, sir. करेगा, एंड दैट विल बी इन द इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, अगर मैं अपने एंजाइम को रखता हूं लेट्स से एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या वो काम करेगा? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल काम करेगा, बिकॉज इट इज फॉलोइंग इन द ऑप्टिमम रेंज। ठीक है, अगर मैं उसको प्रोवाइड करता हूं लेट्स से 55 डिग्री सेल्सियस, तो एंजाइम के साथ क्या होगा? डीजेनरेट हो जाएगा सर। डीजेनरेट हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब जब हम बात करते हैं टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आपका जो डार्क रिएक्शन होता है
जो आपका डार्क रिएक्शन होता है जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, सो डार्क रिएक्शन जिसको हम इवन कहते हैं एज अ केल्विन साइकिल, इसके अंदर आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर मेनली आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो डार्क रिएक्शन के अंदर यू विल गेट टू सी दैट यू विल फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, इनके अंदर आपके एंजाइम्स आपको इन्वॉल्व होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप मुझे एक एंजाइम का नाम बता दो डार्क रिएक्शन का जिसके अंदर एंजाइम लाइक जिस जो आपका इन्वॉल्व होगा केल्विन साइकिल के अंदर। रूबिस्को। वही एक नाम है जो आपको याद रखना है। सो दैट इज द वन नेम यू हैव टू नो, राइट। तो ये जो आपके यहाँ पे एंजाइम है, अगेन इसको चाहिए एक ऑप्टिमम रेंज और तब ये अपना काम कर सकता है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान से याद रखनी है, अगर हम कंपेयर करें C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स को, अगर हम कंपेयर करें C3 और C4 प्लांट्स को, तो C4 प्लांट्स विल गिव यू अ मच मोर बेटर रिस्पॉन्स व्हेन यू हैव अ हाई टेम्परेचर। ये बात को प्लीज याद रखना, आपके जो C4 प्लांट्स होते हैं ये आपका ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे जब आपका टेम्परेचर आपका हाई रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट योर C4 प्लांट्स विल रिस्पॉन्ड, C4 प्लांट्स respond well in high temperature। अगर टेम्परेचर अगर आपका हाई होता है एनवायरमेंट का तो ये ज्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि ज्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तब भी अपना खाना बना लेंगे काफी अच्छे से, दे विल स्टिल बी एबल टू मेक देयर फूड वेरी इजीली। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट मी गिव द एग्जाम्पल ओवर हियर। सी, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ C3 प्लांट से, सो लेट्स ट्राई टू सी दिस। अगर मैं C3 प्लांट्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट माय C3 प्लांट्स, तो इनके लिए जो ऑप्टिमम रेंज होता है, इनके लिए जो ऑप्टिमम रेंज आपका रहेगा दैट विल बी अराउंड 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम रेंज फॉर माय C3 प्लांट्स। तो इस रेंज के अंदर इनके एंजाइम सही तरीके से काम करेंगे। इससे कम हुआ तो इनएक्टिव होंगे, इससे ज्यादा हुआ तो दे विल गेट अफेक्टेड। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट माय C4 प्लांट्स, तो याद रखना C4 प्लांट्स के अंदर आपका जो ऑप्टिमम रेंज यहाँ पे होगा ये आपका होता है अराउंड 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। सो दे हैव अ मच मोर हायर रेंज, इनका रेंज काफी ज्यादा होता है। इसलिए याद रखना कि C4 प्लांट्स ज्यादा बेटर तरीके से आपके रिस्पॉन्ड कर पाते हैं जब आपका टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो जब अगर अज्यूम करते कि अगर आपका टेम्परेचर है अराउंड लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस, तो C4 प्लांट तो अपना खाना बना लेगा, काफी आराम से अपना खाना बना लेगा। C3 प्लांट यहाँ पे सफर करेगा, C3 प्लांट अपना खाना यहाँ पे बना नहीं पाएगा, राइट। अगर आपका टेम्परेचर है अराउंड लेट्स से अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस, इवन देन यू विल फाइंड C4 प्लांट विल बी गिविंग अ बेटर रिस्पॉन्स कंपेयर टू माय C3 प्लांट्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि C3 एंड C4 प्लांट्स का जो रेंज होता है ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर का, वो आपका अलग रहेगा। तो कभी अगर स्टेटमेंट आ गया ना, अगर कभी स्टेटमेंट आया दैट C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड वेल टू द हायर टेम्परेचर, तो क्या ये स्टेटमेंट सही या गलत है? रिपीट करना रिपीट करना सर, रिपीट। गलत है, गलत है, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, वो C4 होना चाहिए वहां पे। अगर मैं कह रहा हूँ कि C3 प्लांट रिस्पॉन्ड वेल टू द हाई टेम्परेचर, देन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मेरे C4 प्लांट ही बेटर रिस्पॉन्स करेंगे और आपका फोटोसिंथेसिस आपको बना के देंगे, मतलब खुद के लिए बनाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को लेके आप ये बात हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, राइट। एक और बात याद रखना, ट्रॉपिकल बेल्ट में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल बेल्ट में टेम्परेचर ज्यादा होता है और उसी बेल्ट में आपको जनरली आपके C4 प्लांट्स मिलेंगे। ये बात आई थिंक मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इतने भी आपके C4 प्लांट्स मिलते हैं आपको ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको मिलेंगे। You don't find them in the temperate areas, you find them in the tropical area only, क्योंकि वो वहां पे ही अडेप्ट किए हैं उन लोगों ने to survive over there. So this is something should be clear to all of you. क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Are these things clear to all of you? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. I hope सारे लड़कों को लड़कियों को सारी ये चीजें समझ आ रही है। I hope it's clear to all of you over here. ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही then बता दो रिपीट करने के लिए, so I'll be repeating that thing. ओके, आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट टुक दैट 3 सेकंड पॉज ताकि कोई बोले कि करा दो सर, रिपीट करा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर टेम्परेचर एंड दैट इज हाउ यू डू वर्क। सो इतनी बात आपको यहाँ पे रखना, ये रेंज याद रखना और ये स्टेटमेंट याद रखना, यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। और याद रखना कि अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम डिनेचर होगा और अगर लो हुआ तो एक्टिव ही नहीं होगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी क्लियर टू यू।
ठीक है। सो और अगर आप देखोगे ना, सो इफ आई हैव टू टेल यू दिस थिंग इन दिस वे कि अगर आप धीरे धीरे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, समझो आपका C3 प्लांट है, ठीक है, आपका इनिशियल टेम्परेचर है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। आप 20 से 22 24 तक लेके जाओगे ना, तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका इंक्रीज होगा, राइट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका पे इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू सर्टेन लेवल तक। एक बार आप 25 तक पहुंच गए तो आपका वहां पे आपको मिलेगा आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। उसके बियॉन्ड अगर आप जाने लगे फिर वो ड्रॉप करेगा, देन द ग्राफ विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, देन आपको दिखेगा कि अब तो मेरा एंजाइम डीजेड हो गया, नाउ एवरीथिंग विल कम डाउन। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ये दो चीजें हमने यहाँ पे हमारी देख ली। चलिए अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि ये हमारा किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा हमारे फोटोसिंथेसिस को। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। वैसे हमारे एटमॉस्फेयर में अभी CO2 का लेवल कितना है? 0.3%. कुछ भी सुनाई नहीं दिया, चलो मैं लिख देता हूँ 0.03%. That is the amount of CO2 you have in the atmosphere right now. इतना आपका है CO2 atmosphere. Around it is going to be around between the 0.03 से लेके 0.04 के बीच में. But let's take this value, क्योंकि ये वैल्यू हमने काफी सालों से हम ये वैल्यू देख रहे हैं, तो इसको हम याद रखते हैं। सो इतना परसेंटेज है आपका CO2 आपका एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट। काफी कम लग रहा है बट ये काफी इनफ है काफी चीजें करने के लिए, ठीक है। अब आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपका CO2 कंसंट्रेशन इतना है, assume that you have this value 0.03%, अगर ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, आज से 10 साल बाद ये वैल्यू चेंज हो जाती है और ये आपकी हो जाती है लेट्स से अराउंड 0.05%, 0.05% अगर आपकी ये वैल्यू हो जाती है, तो याद रखना अगर आपको ये चेंज होते हुए अगर आपको यहाँ पे मिला, तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका इंक्रीज होगा। सो यू विल फाइंड अगर ये वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, देन ओवरऑल व्हाट यू विल फाइंड, द फोटोसिंथेटिक रेट is going to increase. फोटोसिंथेटिक रेट आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपका वैल्यू बढ़ाते हो, समझो आपका एक एनवायरमेंट है, आपका एक रूम है, रूम के अंदर अमाउंट है आपका यहाँ पे 0.03%, आप उसे स्लोली आप इंक्रीज कर रहे हो, तो आपने 0.03 से आपने किया 0.04, तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का रेट आपका बढ़ जाएगा, शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आप 0.04 से आप इंक्रीज करें 0.05 तक, तब भी आपको क्या मिलेगा कि आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके आगे चले गए, as you go beyond 0.05%, so when you go beyond 0.05% of CO2, अगर इसके बियॉन्ड अगर आपका वैल्यू गया, then you will find the rate of photosynthesis is going to decrease. आपका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है आपका यहाँ पे ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपकी वैल्यू इसके ऊपर जाती है, देन वो आपके प्लांट के लिए काम का नहीं है, प्लांट अपने हाथ खड़े कर देगा, and then you will find the rate of photosynthesis is going to decrease. So photosynthetic rate is going to come down. Photosynthetic rate is going to decrease. सर ये रिपीट कर देने वाली। देखो इसमें होता क्या है, समझो अभी तुम्हारे एटमॉस्फेयर में CO2 है अराउंड 0.03%, राइट। ये आपका इंक्रीज करने लगता है। आपका समझो मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं कि आपका खुद का एक एनवायरमेंट आपने बना के रखा हुआ है और वहां पे इतना अमाउंट है आपके CO2 का 0.03%, इसको आपने इंक्रीज किया 0.03 से, आप समझो इसको आप लेके आए, इनिशियली आप लेके आए अराउंड टू योर 0.04% के ऊपर आप लेके आए। तो जब आप ये परसेंटेज आप बढ़ाते हो यहाँ पे, जब आप CO2 का लेवल आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो, तो आपका फोटोसिंथेटिक रेट भी आपका बढ़ेगा। जितना शुगर मॉलिक्यूल 0.03 के अंदर हो रहा था, उससे ज्यादा होगा 0.04 के अंदर, और उससे ज्यादा होगा जब आप आओगे 0.05 के अंदर, राइट। तो कहा यह जा रहा है कि जब आप CO2 का लेवल आप बढ़ाते हो तो आपका फोटोसिंथेटिक रेट भी आपका बढ़ेगा, बट ओनली अप टू सर्टेन लेवल, ओनली अप टू सर्टेन लेवल आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बियॉन्ड आपको क्या मिलता है देखने के लिए कि उसके बियॉन्ड अगर आप बढ़ाने लगते हो CO2 का लेवल, देन आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका डिक्रीज होता है, देन उसके बाद कोई फायदा नहीं होता, उसका नुकसान ही हो रहा है आपको। सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभिषेक पता चला? यस सर। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एक चीज यहाँ पे कि C3 प्लांट्स के लिए और C4 प्लांट्स के लिए कंडीशन थोड़ी यहाँ पे अलग होती है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट।
अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे C4 प्लांट्स के बारे में, अगर मैं C4 प्लांट्स के बारे में बात करता हूँ, सो इनके अंदर सैचुरेशन काफी जल्दी आता है। C4 प्लांट में सैचुरेशन आपके यहाँ पे काफी जल्दी आपका आ जाएगा। सो मैं कह सकता हूँ कि इनके अंदर सैचुरेशन आपका आ जाता है एट अराउंड 0.036 परसेंटेज ऑफ CO2। इतना परसेंटेज CO2 के ऊपर इनका सैचुरेशन यहाँ पे आ जाता है, राइट। सो इनका सैचुरेशन काफी जल्दी है। तो दैट मीन्स व्हाट कि इनको काफी कम अमाउंट में CO2 मतलब चाहिए होता है बेसिकली अपना पूरे तरीके से अपना शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, राइट। तो इनको अगर मतलब थोड़ा सा भी अगर आप बढ़ा दो ना, उसके बाद अगर आप कितना ही बढ़ा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इनका सैचुरेशन इस पॉइंट पे आ जाएगा। सो दे विल गेट सैचुरेटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस विल बी द पॉइंट वेयर दे विल गेट सैचुरेटेड। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेरे C3 प्लांट्स की, अगर मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे C3 प्लांट्स की, तो इनका सैचुरेशन एकदम से नहीं आता। इनका सैचुरेशन आएगा एट रफली अराउंड 0.045 परसेंटेज ऑफ CO2। तो इनका सैचुरेशन काफी लेट आता है। इनका सैचुरेशन आपका काफी लेट आएगा। दैट मीन्स व्हाट कि C3 प्लांट्स आपका फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे। तो अगर देखो, अगर आपका 0.3 से हम 0.4 लेके जाते हैं ना, तो C3 प्लांट्स के अंदर आपका शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आपका इंक्रीज होगा। आपका शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आपका इंक्रीज होगा और वहां पे अभी भी इंक्रीज किया जा सकता है इतने लेवल तक, 0.05 लेवल तक इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन C4 प्लांट्स में आपको क्या मिल रहा है, 0.036 भी अगर आपका बढ़ रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो तो उनका सैचुरेशन आ जाता है। उसके बियॉन्ड आप कितना भी बढ़ा लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना खाना बनाना वहां पे चालू करेगा, मतलब बढ़ाएगा अपना खाना बनाना, वो नहीं होने वाला। आपका वहां पे सैचुरेशन वहां पे आ जाएगा। अब ये सैचुरेशन वाला पार्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आई गिव यू एग्जांपल जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन दिस। अज्यूम दैट यू हैव अ डॉग, अज्यूम दैट यू हैव 2 डॉग्स ओवर हियर। एक डॉग है आपका ब्राउन कलर का और दूसरा हम रखते हैं यहाँ पे लेट्स से यू हैव अ व्हाइट कलर का डॉग, ठीक है। इसको हम खाना खाने को देते हैं, इन दोनों को हम डॉग को खाना खाने के लिए देते हैं। ब्राउन डॉग को मैं यहाँ पे देता हूँ 4 रोटी। ब्राउन डॉग को मैं यहाँ पे दूंगा मेरे यहाँ पे 4 रोटी, और जैसे ये 4 रोटी खाता है इसका पेट भर जाता है, इसका पेट भर जाता है और फिर ये वहां से निकल जाता है। सो जैसे इसका पेट भर गया इज लाइक कि मेरा हो गया काम और वो वहां से निकल जाएगा। तो ब्राउन डॉग का सैचुरेशन काफी जल्दी हो गया, पेट भर गया इसका जल्दी, राइट। उसी तरीके से अगर मैं व्हाइट कलर का डॉग को देखता हूँ तो मैं इसको क्या क्या दे रहा हूँ खाने के लिए, समझो मैंने इसको दी 4 रोटी, राइट। उसके बाद मैंने इसको दिया लेट्स से 500 ग्राम चावल, आई हैव गिवन हिम 500 ग्राम चावल ओवर हियर। उसके बाद मैंने इसको दिए यहाँ पे 4 एग दिए खाने के लिए। अभी भी वो वहां पे बैठा हुआ है, वो वहां से उठा नहीं, अभी वो भी वहां से उठा नहीं। और फिर एंड में मैंने उसे दिया यहाँ पे कस्टर्ड खाने के लिए एज अ पुडिंग। तो जब उसने आखिरी कस्टर्ड खा लिया उसके बाद क्या हुआ, उसका सैचुरेशन हो गया। अब जैसे उसका सैचुरेशन हो गया अब वो वहां से चला जाएगा, अब वो और नहीं खाएगा, उसका सैचुरेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछेगा ब्राउन या व्हाइट डॉग में से किसका सैचुरेशन जल्दी आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, ब्राउन डॉग। ब्राउन डॉग जो आपका यहाँ पे वो 4 रोटी खाता है, सैचुरेट हो रहा है एंड इट इज मूविंग अवे, राइट। तो यहाँ पे ब्राउन डॉग जो आपका यहाँ पे वो आपका C4 प्लांट है। आपका थोड़ा सा भी अगर आप CO2 का लेवल यहाँ पे बढ़ा देते हो तो इनकी रिक्वायरमेंट CO2 की काफी कम है। बेसिकली यहाँ पे ये कह सकते हो आप इनकी CO2 की रिक्वायरमेंट काफी कम है। उस वैल्यू के ऊपर 0.036 परसेंटेज के ऊपर दे विल अटेंड द सैचुरेशन, राइट। उनका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ CO2, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शुगर फॉर्मेशन आपका मिल जाएगा एट द 0.03% के ऊपर। लेकिन अगर मैं C3 प्लांट्स की बात करूंगा तो लोग वो व्हाइट डॉग की तरह है, जो अगर आप बढ़ा रहे हो धीरे धीरे CO2 तो वहां पे वो लोग बैठे रहेंगे। दे कैन इंक्रीज देयर फूड कंजम्पशन, दे कैन इंक्रीज देयर शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। इनका सैचुरेशन जल्दी नहीं आने वाला, इनका सैचुरेशन आता है एट 0.045 परसेंटेज के ऊपर। जब आप ये वैल्यू प्रोवाइड करते हो CO2 की, एट दैट वैल्यू यू विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। और उसके अगर आप वैल्यू बढ़ाते हो तो कोई मतलब नहीं है, आपका शुगर मॉलिक्यूल उसके आगे आपका बनेगा नहीं। यू विल नॉट हैव द मोर अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो इनका सैचुरेशन काफी लेट आ रहा है। तो ये बात याद रखना कि किसका सैचुरेशन जल्दी आ रहा है और किसका लेट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि C4 प्लांट्स CO2 कम के अंदर भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। C3 प्लांट की रिक्वायरमेंट थोड़ी यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बाकी सारी लड़कियों को ये वाली बात यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. लाइक Yes, sir.
इतना दिल पे पत्थर रख के बोलते हो कि क्या ही पूछ लिया। चलो बोल ही देते हैं। टाइम निकाल के आए हमारा। क्या बेटा, कहाँ गया एंथुजियाज्म तुम लोगों का? Alright, so this is one thing you have to know. Brown, this is just a story just to make you understand what is your saturation. ठीक है, right? इतना सब खाने को नहीं देते आप डॉग को जनरली। ये डॉग तो लाइक काफी स्पॉइल्ड डॉग अगर देखा जाए तो एंड में कस्टर्ड खा रहा है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द CO2 कॉन्सेंट्रेशन, राइट? और अगर आप CO2 का लेवल अगर आप बढ़ा रहे हो तो याद रखना आपका फोटोसिंथेसिस आपका बढ़ेगा। अच्छा, इसमें आप एक और चीज याद रखना, दिस वन मोर थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर इज, एक चीज जो आप यहाँ पे याद रखेंगे सब लोग, वो ये है कि आपके जो C3 प्लांट्स है ना, अब ये तो ज्यादा CO2 फिक्स कर सकते हैं, है ना? अगर CO2 का लेवल ज्यादा होगा तो ये तो अपना CO2 को यूज करके अपना खाना बना सकते हैं। तो काफी बार पता है क्या किया जाता है, जहां पे CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है, द एरियाज वेयर यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ CO2, एरियाज हैविंग हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जहां एरिया में आपका CO2 का लेवल ज्यादा होता है, वहां पे आप C3 प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हो। वहां पे जाके आप C3 प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हो। यू कैन ग्रो दिस C3 प्लांट्स, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, CO2 को फिक्स करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। सो यू कैन ग्रो दिस C3 प्लांट्स इन दोज एरियाज जहां पे आपका CO2 का लेवल ज्यादा होगा। एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पे। यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर टोमेटो। टोमेटो आपका एक यहाँ पे हो सकता है एग्जांपल C3 प्लांट का, और एक एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है मैंने यहाँ पे बेल पेपर। टमाटो में कैसे होता है? टोमेटो कैसे होता है? क्या क्या कह रहे हो वरुण? क्या कह रहे हो वरुण? कैसे होता है सर ये? टोमेटो कैसे होता है? टोमेटो रेड कलर का होता है। रेड कलर होता है, सलाद में यूज करते हैं। सर इसमें कैसे यूज होता है सर? कैसे यूज होता है? ये प्लांट है ना बाबा, मतलब टोमेटो यूज नहीं कर रहे वो लोग। इट्स नॉट लाइक यू आर कटिंग अ टोमेटो एंड कीपिंग ओवर देयर एंड देन एक्सपेक्टिंग टोमेटो कुछ करेगा विद द CO2। इट्स अ प्लांट। सो व्हेन यू ग्रो द टोमेटो प्लांट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट बेसिकली। इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ C3 प्लांट। वरुण, ये दोनों एग्जांपल मेरे यहाँ पे C3 प्लांट्स के। ऐसे कोई भी मैं एग्जांपल उठा सकता हूँ C3 प्लांट्स के, ठीक है? तो बेसिकली करते क्या आप यहाँ पे कि समझो कोई इंडस्ट्री वाला एरिया है जहां पे आप जानते हो कि CO2 का लेवल थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, तो आप ऐसे प्लांट्स को आप वहां पे ग्रो कर सकते हो। तो इसका फायदा क्या होगा, ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 उसे एब्जॉर्ब करेंगे, राइट? क्योंकि इनकी तो आदत है ज्यादा CO2 को यूज करने की। तो इससे दोनों फायदे होते हैं। एक तो आप ऐसे प्लांट्स को आप वहां पे ग्रो कर लोगे काफी आसानी से, काफी हैप्पीली वहां पे वो ग्रो करेंगे, और उस एरिया में CO2 का लेवल भी शायद मेंटेन हो जाए। वरुण, समझ आ रही है मेरी बात? ये सर हम इसे कैसे पता कर सकते हैं सर, इस प्लांट में सर ज्यादा CO2 को सर कंज्यूम कर सकते हैं ये प्लांट? मैं बस यही पता करना है कौन सा मेरा C3 है, कौन सा मेरा C4 है, ओके सर। राइट? अगर पता करेंगे सर इनको? हाँ, कैसे पता करेंगे सर? कैसे पता करेंगे सर इनको? देखना, तुम क्रेन्स एनाटॉमी देखना, प्लांट खोल के देखो क्रेन्स एनाटॉमी है या नहीं है, है ना? C4 प्लांट के अंदर आपको मिलेगी ना क्रेन्स एनाटॉमी? यस सर। मिलेगी ना? ऐसे जबरदस्ती यस क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल मिलेगी। you'll have the bundle sheath cell, you have a mesophyll cell, right? and you can always understand the anatomy of the plants. अगर आप प्लांट की एनाटॉमी अगर आप स्टडी करते हो, समझो तुम्हें मैं एक प्लांट देता हूँ निकाल के, और तुम्हें कहता हूँ कि यार पता लगाओ कि क्या ये C4 या C3 है, तुम यू कैन डू योर एनालिसिस एंड यू कैन सी फॉर सर्टेन मॉलिक्यूल्स ओवर देयर। अगर आपको उस प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर अगर आपको OAA मिल जाए, अगर आपको उसके मेसोफिल सेल के अंदर अगर आपको ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड अगर मिलता है, देन आप समझ जाते हो कौन सा प्लांट है। इट इज माय C4 प्लांट्स। समझ आ रही है बात वरुण? है ना? सो यू कैन डू दैट, यू कैन एक्चुअली डू दैट एंड यू कैन गेट टू नो योर प्लांट्स कौन से कैटेगरी के। तो ये चीज याद रखना। अच्छा चलो मुझे ये बता दो कि आपका एटमॉस्फेयर में CO2 क्यों बढ़ रहा है फिलहाल आज के जमाने में? CO2 का लेवल क्यों बढ़ रहा है? इंडस्ट्री से ज्यादा विकास हो रहा है सर। इंडस्ट्रीज बढ़ गई है आपकी, ठीक है? इंडस्ट्री एक कहाँ पे हो गया रीजन? और पॉल्यूशन। अरे पॉल्यूशन इंडस्ट्री से ही होता है, और उसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सर जो पेड़ काट रहे हैं पॉपुलेशन, सर, ट्री कट्स हो रहे हैं जिसके कारण। ठीक है चलो ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन हम लिख सकते हैं। और कुछ? सर गाड़ियाँ। Increasing population. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, गाड़ियाँ। गाड़ियाँ सही कह रहे हो, गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स। आप लोग तो चलिए, आप में से काफी लोग नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं बाय वॉकिंग टू द स्कूल। वरुण वॉक करके जाते हो लाइक? यस सर, हाँ, पूरे इसमें सब तो पैदल ही आते। राइट। सो द थिंग इज लाइक बेसिकली ऑटोमोबाइल्स एक मेन रीजन है आपके यहाँ पे। इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल।
So whenever you undertake the burning of fossil fuel, so burning of fossil fuel is the reason जिसके वजह से आपका यहाँ पे CO2 का लेवल आपके यहाँ पे बढ़ रहा है. So basically आपका like coal burning हो गया या आपका पेट्रोल का burning हो गया. So because of that the CO2 level is increasing right now and it is a matter of concern. इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करिए कि बस में ट्रैवल करिए, जब भी मौका मिला बस में ट्रैवल करिए, मतलब खुद की गाड़ी ना निकालिए. That is what people say, that you don't use your own car to move from one place to another place. Use your bus, public transport आप यूज करनी चाहिए. जितना हो सके आप साइकिल से जाइए या ऑन फुट आप जाइए, राइट? पैदल जाते हैं सर. आप लोग तो पैदल जाते हो. तो दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन रिकमेंडेड ऑल द टाइम, जिससे आप अपना कार्बन इमिशन आप कम कर सकते हो. आपने एक टर्म सुना होगा कार्बन फुटप्रिंट करके. दिस वन टर्म यू मस्ट हैव heard of, carbon footprint, right? So basically जब आप कोई व्हीकल यूज नहीं करते, अगर आप फ्लाइट नहीं ले रहे या जो भी आप चीजें यूज नहीं कर रहे ना, लाइक ऑटोमोबाइल, सो यू आर एक्चुअली डिक्रीजिंग योर कार्बन फुटप्रिंट. तो आपकी वजह से जो CO2 का लेवल जो बढ़ रहा होता है वो इतना नहीं बढ़ता, उसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट. सो या दीज आर द रीजंस बेसिकली CO2 का लेवल आपका बढ़ रहा है, और दिस विल लीड टू कंसर्न्स लाइक योर ग्लोबल वार्मिंग आपका होगा फ्यूचर में, हो ही रहा है आपका भी बिकॉज ऑफ द CO2 लेवल इंक्रीजिंग. किसी को मालूम है अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लैनेट के ऊपर? ओजोन डिप्लेस होती है सर, ओजोन लेयर डिप्लेस होती है. बर्फ पिघलेगा. यस, बर्फ पिघलेगा. और क्या होगा उससे? वाटर लेवल बढ़ जाएगा सर. बोलो पूरा, बोलो क्या होगा उससे? ज्यादा सर्दी होगी. सब लोग ही बोलेंगे. You will find, yes, your ice will melt, your ocean will rise, and there will be a rise in the sea level. हाँ जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये सब होगा. आपका ओशन लेवल आपका बढ़ेगा क्योंकि आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे. अगर सी लेवल बढ़ा तो पानी के किनारे, ओशन के किनारे के जो एरियाज होंगे वो थोड़े आपके सबमर्ज हो जाएंगे, राइट? तो दैट कैन हैपन, दैट कैन पॉसिबली हैपन इन फ्यूचर. तो ये एक कंसर्न है उनके लिए जो पानी के पास रह रहे हैं, नॉट फॉर अस. So that is something you have to know, right? So इतनी बात यहाँ पे याद रखना. C3 plants की स्टोरी यहाँ पे क्या याद रख लेना, and please understand what is the importance of CO2 concentration. पहले ये बताओ, CO2 concentration वाली बात क्या आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes. Yes sir. ठीक है, ये थोड़ा मैं स्लो ही रहा ताकि आपको सब चीजें लाइक क्लियर कट मालूम रहे. ठीक है, so please make sure you remember this thing. ये वैल्यूज यहाँ याद रखना. एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं before we wrap up. I know it's already your time. एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड देन वी कैन मिलते हैं फिर हम लोग कल. सो लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस. एक दो क्वेश्चन मुझे करके ला दो ताकि मुझे अश्योरेंस मिले कि बच्चों को समझ आ रहा है चीजें, और फिर मैं आराम से सुकून से अपना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे एंजॉय कर सकूं. सो क्वेश्चन नंबर 65 हैंड इसके क्या आप आंसर करेंगे? इन केस ऑफ C4 पाथवे द फर्स्ट स्टेप इज, अगर हम C4 पाथवे की बात करते हैं तो आपका पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा? आप हैंड इसके इसका आंसर दे सकते. सो अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन है C4 पाथवे है अभिषेक, C4 पाथवे है, देखो ध्यान से. बताइए पुनीत क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर 3. पुनीत यहाँ पे 3 कह रहा है. किशोर क्या होगा इसके अंदर आंसर? ऑप्शन 3. राइट, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. CO2 combines with the PP, that is the first step of your C4 pathway. ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते बेटा. देन ये वाला मुझे करके बता दो, 75 वाला. The first stable product of Kelvin cycle and Hertzsprung pathway is going to be what? पहला stable product मेरा Kelvin cycle और Hertzsprung pathway का कौन सा होगा? So आपके ऑप्शन है यहाँ पे. Please raise your hand and try to tell me the answer over here. वरुण बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 आपको लग रहा है यहाँ पे. Anyone else? Alright, बताइए अभिषेक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 3. ठीक है, अभिषेक आप मुझे बता सकते हो कि आपका 3 कार्बन से बना हुआ आपका जो कंपाउंड यहाँ पे होता है वो क्या कौन सा होता है? वरुण आप बताइए क्या होता है ये कंपाउंड? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. नहीं. वरुण बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर? अरे द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल, पहला स्टेबल प्रोडक्ट केल्विन साइकिल क्या होता है आपका यहाँ पे? सर पी. फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अंशिका आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? अब रुक जाओ, अंशिका आप बताओ. फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. राइट, PGA योर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड.
और अंशिका आप ये बता दो कि 4 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड आपका पहला यहाँ पे कौन सा होगा? हेस्लेक पाथवे के अंदर जो पहला स्टेबल कंपाउंड आपको मिलता है उसका नाम क्या होगा? अंशिका बताइए, अपूर्वा क्या होगा इसके अंदर आंसर? ऑक्सैलियोएसिटिक एसिड। राइट, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। वरुण याद नहीं आ रहा था ये सब? सर बोल रहे सर, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा। अच्छा ठीक है। सो और भी क्वेश्चंस है, कई सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, कल ही करते हैं हम लोग बाकी के क्वेश्चंस, राइट? सो वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। और जो असाइनमेंट आपको मिला है, असाइनमेंट सॉल्व करिए ताकि हम उसे फिर बाद में डिस्कस कर पाए। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है जो काफी अच्छे हैं, मतलब अच्छे मतलब थोड़े डिफिकल्ट हैं, डिफिकल्ट इन द सेंस लाइक दैट्स स्लाइटली ट्रिकियर वन, और कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तो प्लीज देखिए उन्हें, ट्राई करिए सॉल्व करने का, इनसाइड ही पढ़िए। जितने ज्यादा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका टॉपिक के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो प्लीज डू दैट, यू हैव टू डू दैट, ठीक है? सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो आज के अंदर क्लास में अगर आप देखोगे तो फैक्टर्स के अंदर वी हैव डन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड लाइट। इन 3 फैक्टर्स को आज हमने देखा और इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। एक बार देख लेना रात को सोने के पहले इन सब चीजों को, ताकि अभी कोई ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रहे। सी इट्स अ लेंथी चैप्टर, इसमें कंटेंट भी काफी ज्यादा है, सो यू हैव टू हैव अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग दिस थिंग्स, नहीं तो इट वोंट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, ठीक है? Solid, then let's wrap this up. If you have any question, then please ask your question. अगर क्वेश्चन नहीं है, then आपका लेक्चर